बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है प्रियांशा और ये हैं हनुमानगढ़, राजस्थान। अभी ये वर्तमान में कनाडा में रह रही और मैंने इनके ही बारे में एक बार आप लोगों से जिक्र करी थी कि एक जातिका हैं जो कनाडा में रहती हैं, हनुमानगढ़ की हैं, राजस्थान की। इनके बारे में मैं आपको एक शब्द, एक लाइन की कहता हूँ। मैंने अपने जीवन में लगभग तो कुंडलियाँ देखता ही हूँ, जातिकाएं बात करती ही हैं, पर ये इकलौती ऐसी जातिका मुझे मिली जिसके विचार दरअसल इतने मुझे प्रभावित किए थे, स्पेशली मुझे इसलिए क्योंकि इनके जो दृष्टिकोण थे, जो दर्शन को लेकर के, भारतीय दर्शन को लेकर के, संस्कार को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, अपने माता पिता के वात्सल्य के प्रभाव को लेकर के, या फिर ये उन लोगों के गाल के ऊपर बड़ी लंबी तमाचे की बात होगी जो ये कहते हैं कि मैं आईएएस बन गई हूँ, मैं आईपीएस बन गई हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, तो मुझे माता पिता के और समाज के बनाए गए तमाम नियम कानूनों को पालित करने का कोई दबाव नहीं है। ये व्यक्ति अभी कनाडा में, इसकी आमदनी कम से कम पर मंथ की होगी, प्रत्येक महीने की तो 3 से 5 लाख की होगी और बिल्कुल आराम से। पर अभी उनकी आयु बताऊं? आपको बताता हूं मैंने क्या बात कही। ये व्यक्ति उन तमाम लोगों पे गाल पे तमाचा मार रहा है, तमाचे की बात कर रहा हूं, जो ये कहते हैं कि मैं पता नहीं, जो बेंगलोर चले जाते हैं वो कहते हैं कि संस्कारों, पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हैं, अपने ही माता पिता को वो बच्चे सीख देने लगते हैं कि पता नहीं आप लोग किस की बात करते हैं, ये पुरानी पंथी की बात है। पर ये व्यक्ति भारत से रहा, कनाडा में है और इनका डेट ऑफ बर्थ 2000 है। महज 22 साल की अवस्था में 3 से 5 लाख की नौकरी करके अपने संस्कारों को पोषित करना। और इनकी एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि पंडित जी, ये वो लोग हैं जो वस्तुतः सिर्फ ढकोसला और धुंधलबाजी करते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझती कि आप अगर बहुत बड़े हो गए हैं तो आपके ऊपर से संस्कार और संस्कृति को पालित करने का बोझ उतर गया है। वो बोझ नहीं है, लोग इसको समझ लेते हैं। वस्तुतः वो आपका श्रृंगार है, जिससे जैसे महिलाओं का श्रृंगार लाज और उसको लेकर के आगे बढ़ाना। मेरे पास एक बनारस की कुंडली आई थी जिसमें वो जातिका अपने माता पिता को इतना कष्ट देती है, इतना कष्ट देती है सिर्फ इसलिए कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे अपने फैसले लेने का स्वतंत्र होकर के अधिकार है। और पता नहीं आप लोग मुझे किस संस्कार और सभ्यता के बारे में बात कर रहे हो जो मुझे मेरे ही उससे पीछे लेके जाता है। तो मैं उन लोगों से, ये तमाम लोगों से बात करना चाहता हूँ, अगर कुछ सीखना है तो इस कुंडली से आप सीख सकते हैं। अब इस पर तमाम तरीके की बातें होंगी, पर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप जितने भी आगे बढ़े हों, इस व्यक्ति से आगे नहीं बढ़े। 2000 की जातिका जिसकी आयु महज 22 साल है, 3 से 5 लाख की नौकरी करती है और पता नहीं आप तो 50-60 हज़ार पे खट रहे होते हैं, 50-60 हज़ार पे खट रहे होते हैं और संस्कार को छोड़ करके पता नहीं किस पिछलग्गूपन के शिकार हुए हैं। मैं उन लोगों को ये बात सिखाना चाहता हूँ। तो ये बात बहुत गंभीरता की है, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको पकड़ने में ही आपकी भलाई है। और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी कि इनका जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, कि माता पिता ने आपको कितने सहज भाव से पाला, माता पिता ने आपके प्रति कितने स्वप्न देखे, माता पिता का भाव आपके लिए कितना रहा, माता पिता ने आपके लिए कितनी रातें बिताई थी जाग जाग करके, और कितने स्वप्न आपके लिए देखे थे। तो कोई अधिकार नहीं है आपका कि आप जब बड़े हो जाते हैं तो उनके ही स्वप्न को कुचल करके यूं निकल जाए, सिर्फ ये कह के कि नहीं ये पुरानी बातें हैं, पता नहीं आप मुझे कहाँ धकेलना चाहते हो, पता नहीं आप मेरे बंधन किसके साथ बांधना चाहते हो। ये तमाम तरीके की बातें जरा सोच के देखिए कि कई बार आईएएस बन गया तो अभी तो 2 दिन पहले ही मैं आगरा की किसी की कुंडली देख रहा था, पंडित जी मेरी बहन आईपीएस है और वो तो अपने पसंद से विवाह कर रही है। तो मैंने कहा कि ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि आईपीएस हो गए तो आप अपने अधिकार से, अपने हिसाब से विवाह कर लेंगे? ये अधिकार तो आपको नहीं देता। आपका अधिकार था अपने कर्तव्यों पे, आपने वो किया, पर बाकी की चीजें तो माता पिता करते हैं। आपका अधिकार था कि आप ये करते, आपका अधिकार आपने किया, आपका कर्तव्य था आपने वो किया। ये बात है।
पर लोग आजकल स्टेटस अपने आप को दिखाने के लिए कि कई बार नहीं मैं अब तो बड़ी हूँ। अब वो व्यक्ति भी जो मुझसे बात कर रहा था वो भी यही बोल रहा था कि पंडित जी मैं भी आईपीएस बन जाऊंगी तो कम से कम मेरे पसंद से विवाह तो हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे विवाह ही संपूर्ण लक्ष्य है। ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति विवाह को ही पाना चाहता है तभी, मतलब पहले आईएएस बनना चाहते थे लोग, आईपीएस बनना चाहते थे, पर अब विवाह करने के लिए कि मेरे पसंद से मैं विवाह करूं, मैं स्वतंत्र होकर के अपने पसंद से विवाह करूं, इसलिए आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं। ये आज की चीज़ें बदल गई हैं और पता नहीं इस तरीके के थॉट जो हैं वो दिमाग में कैसे आते हैं। पर ऐसे लोगों को कम से कम इस जातिका से सीख लेना चाहिए, जिनको मैं कुछ दिनों में आप लोगों को हो सकता है मैं मिलवा भी दूं किसी भी तरीके से। देखता हूं मेरे पास कैसे ये आप लोगों के सामने इनको इन जैसे व्यक्ति से जरूर ही हमें प्रभावित होना चाहिए और विचार इनके जरूर ही सुनने चाहिए। मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखता हूं कुछ जुगाड़ करता हूं ताकि इन लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, इनको लेकर के बेसिकली। यहाँ पे अब जरा देखो, मैंने कई बार बात कही है कि जब कुंडली केंद्र में खाली हो जाती है तो कुंडली कमजोर हो जाती है। और इन्होंने मुझे पूछा है कि पंडित जी मेरा नवमांश जरा अच्छे से बता देना। देखिए एक बात बता देता हूँ, आपकी कुंडली में लग्न तो कमजोर है, पर ये कुंडली ऐसी है जो अपने किसी भी काम को करने के लिए हमेशा ही अनुशासन पे जो है वो हावी रहेगी और अनुशासित होकर काम करेगी। ये व्यक्ति कभी भी लुंज पुंज नहीं रहेगा। गले की बीमारियां, कंठ की समस्याएं, बदन दर्द की समस्याएं, मोच और कमर आदि की समस्याएं बन सकती हैं। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में स्वास्थ्य के मामले में ये बात मैं पहले ही कह बैठा हूं। पर सूर्य, गुरु, शनि, मंगल 12वें और शुक्र और बुध 11वें और एक ग्रह यहां चंद्रमा पंचम भाव में कन्या राशि के। जरा विचार करिएगा, जन्म कुंडली के 3 ही घर में सारे ग्रह बैठ गए हैं। जन्म कुंडली के 3 ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अब अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा और अपने घर परिवार की चिंता से कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा। मतलब हमेशा ही अब वो इस चीज से चिंतित रहेगा। जहां वो अपने माता पिता से दूर रहे, कई बार बहुत ज्यादा प्रयास करे कि उसके माता पिता उसके साथ रहें, पर थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस वजह से आपको इस पे अपना फुल फोकस करना होगा कि आप कैसे उनको अपने निकट लेके आए। ये पहली बात होगी। दूसरे नंबर पे व्यक्ति कुटुंब जो होते हैं उसके, जैसे ताया ताऊ, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इनके लड़के, ये सब जो हैं वो आपके साथ हमेशा ही आपके साथ रहने वाले हैं। ये मैं 3 भाव में सभी ग्रहों के बैठने का फल बता रहा हूं। तो यहां पे ये बात लिखी कि व्यक्ति के कुटुंब उसके साथ हमेशा ही रहेंगे, उसके जीवन में व्यय की स्थिति बनी रहेगी और कई बार उसके आय से उसके व्यय थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी इस कुंडली में व्यय को लेकर के कभी भी परेशानी नहीं होगी। और मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने किसी भी कार्य को करने में किसी भी प्रकार से ना तो कोई कोताही बरतेगा और ना ही उसको कोई समस्या होगी। वो आराम से अपने प्रत्येक काम को अंजाम दे चुका होगा। दूसरे नंबर पे ये कुंडली अपने जन्म स्थान से दूर ही विकसित होगी। इस वजह से इस कुंडली को अपने जन्म स्थान से दूर ही जाना चाहिए। और वस्तुतः ये कुंडली वृषभ लग्न की है तो यहां से आपको जन्म स्थान से पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। ये कनाडा में है और मैंने तो इनकी इतनी उपलब्धि सुनी है। 2000, मेरे भाई साहब जो हैं वो 2000 के हैं, पर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करी है जो इन्होंने करी है। और कितना बड़ा स्वप्न इनके माता पिता ने देखा और इन्होंने उसको पूरा करने का अपना संपूर्ण प्रयास लगाया और बेहतरीन क्षेत्र में एक बेहतर स्थिति में अपने आप को जो है वो बनाया भी है। इस कुंडली में ये वृषभ लग्न की कुंडली जो वस्तुतः वैश्य वर्ण की कुंडली होती है, ब्राह्मण जाति होती है, व्यक्ति आराम से स्थिरता के साथ सारी चीजें प्राप्त करता जाता है। जीवन में कोई बिल्कुल ही हड़बड़ी नहीं होती और सभी चीजों को बिल्कुल ही समावयवता के हिसाब से एकदम बराबर बराबर वक्त सबको देता है और सबको संतुलित करना चाहता है। ये स्थिर लग्न है और भूमि तत्व का लग्न है जहां व्यक्ति धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव 11वें भाव में उच्च के शुक्र और बुध वहीं बैठे हैं। शुक्र और बुध का 11वें भाव में बैठना कई बार, चाहे वो कमजोर हो चाहे मजबूत, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर वो वस्तुतः व्यक्ति को सब कुछ दिलवाने की क्षमता रखते हैं जो वो चाहता है। ये मंगल 12वें, इस वजह से जन्म कुंडली में जो है वो व्यक्ति के विवाह के भी योग बाहर ही दिख रहे हैं। शनि 12वें है, ये भी एक कारण बनता है। गुरु 12वें है, ये भी एक कारण बनता है। सूर्य 12वें है, ये भी एक कारण बनता है। पर इतनी सारी चीजें जो आपके सामने दिखी हैं, मैंने लगभग अपने कई कार्यक्रम में ये बात कही है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य 12वें हो उस पर भरोसा कम करना चाहिए।
तो इसका एक नेगेटिव पक्ष ये होगा कि व्यक्ति स्वार्थी कभी कभी होगा और कभी कभी अपने स्वार्थ की स्थिति को पूरा करने के लिए वो प्रोफेशनली, मैं ये प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे नहीं कर रहा, कि प्रोफेशनली वो अपने किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब वो 2 रुपए लगा करके, वृषभ और तुला में यही अंतर होता है। वृषभ वाले 2 रुपए लगा करके 20 रुपए निकालना चाहते हैं, तुला वाले 2 रुपए भी नहीं लगाना चाहते पर 20 रुपए निकालना चाहते हैं। वस्तुतः ये सबके साथ संतुलन पैदा करना चाहते हैं और कभी भी इनका दाम्पत्य खराब नहीं होता है। और वो इसलिए क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं और गुरु और सूर्य जैसे दो ग्रहों के जो मोरल वैल्यू के कारक माने जाते हैं, मोरालिटी के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ सप्तम भाव के अधिपति बैठे होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य सुख अच्छा होता है और व्यक्ति का पति कई बार बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ घर से बिलोंग करता देखा जाता है। बुध यहाँ पे चतुर्थ भाव में थोड़े कमजोर होंगे क्योंकि वस्तुतः वो 12वें भाव के अधिपति हैं, पर विदेश से ही संबंध कई बार बनते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे उच्च के चंद्रमा जो लग्नेश हैं, ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति चंद्रमा उच्च के हुए सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठ जाने से, जो कि धन के अधिपति हैं, लग्न के अधिपति के साथ लाभ में बैठ गए और दोनों की युति का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि मंगल। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ शनि और मंगल का संबंध, मंगल स्वग्रही और शनि इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति, जिसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि। व्यक्ति का प्रभाव यहां कई तरीके से जागृत होगा। शनि मंगल सप्तम भाव के साथ अगर संबंध बनाते हो या पंचम भाव के साथ संबंध बनाते हो तो भी व्यक्ति को अपने दाम्पत्य पे एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए, कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। शनि वहां विशाखा नक्षत्र में 2 डिग्री के और मंगल वहां अनुराधा के 9 डिग्री के। इसका मतलब है कि ये दोनों ग्रह 12वें भाव में यहां भी बैठे हैं, यहां पे पंचम भाव में दोनों बैठे हैं और बुध अकेले बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के अधिपति हैं। ये चतुर्थ भाव में बुध जो होंगे वो कई बार व्यक्ति के जीवन में असमंजस की स्थिति लेके आएंगे। कई बार होता है, जैसे कि मैंने ये बात कही कि पति जो है वो बड़ा ही धनाढ्य और मोरल वैल्यू को जागृत करने वाला, उस पे उसके डायरेक्शन होते हैं या उस पे उसका फोकस होता है कि नहीं मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनना है, या फिर कई बार उसको बाह्य दबाव के कारण बनना पड़ता है, ऐसी भी स्थिति होती है। पर यहाँ पे जो स्थिति बनेगी, यहाँ व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे एक बेहतर दाम्पत्य को बिल्कुल, चाहे वो कितना भी बिगड़ैल हो, उसको भी अपने हिसाब से ढाल लेता है। ये बात भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये वृषभ लग्न के हैं। इनके पास इनकी सबसे अच्छी बात कि लग्नेश उच्च के होकर के और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। तो लग्न और पंचम के अधिपति जहां चंद्रमा पहले ही बैठ करके इस कुंडली को मजबूती और प्रेम से सराबोर कर रहे हैं, तो लग्न और पंचम के अधिपति जो धन भाव के भी अधिपति बुध हैं, वो 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे। तो चंद्रमा और शुक्र का संबंध यहाँ पे जातक के लिए सफल दाम्पत्य का इशारा कर रहा है। एक जो निगेटिव बात है जो मैं यहाँ पे कहूंगा कि गुरु और सूर्य का संबंध यहाँ पे षडाष्टका या शकट योग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार जिद्दी, हठी या अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन में रखना चाहता है, ईगो स्टिक हो जाता है कई बार, क्योंकि सूर्य भी तो 12वें उच्च के बैठे हैं, उन पे गुरु का भी प्रभाव है पर शनि और मंगल का भी प्रभाव है। इस कारण से व्यक्ति का व्यय कई गुना होता है, आय भी होती है पर व्यय भी है। आय इसलिए होगी क्योंकि लग्नेश इनकम के भाव में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं और भाग्य भाव के अधिपति शनि 12वें नीच के बैठे हैं, जिनका नीचभंग मंगल कर रहे हैं। 12वें भाव में भाग्येश का बैठना व्यक्ति के भाग्य को विदेश से जोड़ करके देखा जा सकता है। उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पे, मित्र की दृष्टि, व्यक्ति संतुलित और श्रेष्ठ व्यय करने के लिए तत्पर होता है, पर कई बार उसको दूसरों के कारण अपना व्यय बढ़ाना पड़ता है। उनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो इनके जीवन में प्रत्येक चीज को बहुत ही संतुलित रख के और संतुलन के साथ अपने जीवन में बनने वाले प्रत्येक परिस्थिति का आकलन करता है, एनालाइजेशन करता है और उसके लिए सफल और सक्सेसफुल जो है वो स्टेप उठा लेता है। इकलौती ऐसी कुंडली जहां पे सप्तम भाव के अधिपति 12वें बैठे और 12वें से बैठ करके जन्म कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं,
सप्तम भाव के अधिपति मंगल 12वें बैठे और छठे भाव को देख रहे हैं। शनि, मंगल, गुरु, सूर्य। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव बलवान होगा और कंफ्यूज भी होगा। वो बलवान इसलिए होगा क्योंकि वहां पे मंगल और शनि जैसे दो दो ग्रहों की दृष्टि हो रही है। सूर्य और गुरु जैसे दो दो नैतिकीय तत्वों से युक्त दो अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति के जीवन में दूर देश में जाकर के रहने की स्थिति बनेगी, न पनपेगी, और साथ ही साथ वहां पे एक अलग माहौल बनेगा जो व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थिति से जोड़ करके अपने फायदे के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे उसको दिमाग लगाने के लिए मजबूर करेगा, जिसका लाभ व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही देखने को मिल जाता है। मतलब इनकी कुंडली का जो छठा भाव है उसके अधिपति उच्च के हैं, जो वस्तुतः लग्नेश भी होते हैं। अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। दरअसल जन्म कुंडली में जब धन भाव की चर्चा करते हैं तो धन भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं। शुक्र वहां 18 डिग्री के और बुध वहां पे 12 डिग्री के। 12 और 18 में मात्र 6 डिग्री का अंतर है। इस वजह से कई बार शुक्र का प्रभाव वहां पे क्षोधित या कमजोर या परेशान हुआ सा दिखेगा। इसके कारण भी कई बार व्यक्ति को जन्मस्थान से दूर जाना पड़ता है। इसके कारण भी कई बार व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक व्यय देखे जाते हैं। इसके कारण भी व्यक्ति को कई बार आलस्य से युक्त भी होते देखा जा सकता है। यानी कि ये स्थिति या तो राहु की दशा में या तो शुक्र की दशा में बहुत ज्यादा बड़ी हुई महसूस करी जा सकती है। मतलब अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा है और वस्तुतः आप जब गौर करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब राहु की दशा आती है तो वो बहुत हद तक उसको विक्षिप्त करती है। लेकिन जब मैंने इनसे बात करी थी तो मुझे बिल्कुल भी उस चीज का कोई भी आभास नहीं हुआ था और न ही इनके किसी विचार से मुझे किसी भी तरीके से परेशानी का कोई संकेत मिला था। क्योंकि वस्तुतः जब व्यक्ति राहु से पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो उसके विचार, उसके व्यवहार, उसके बात करने की शैली, उसके तौर तरीके, उसके जीवन को समझने में मुश्किलें होती हैं। सामने वाले को भी वो कई बार मुश्किलें कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं। वस्तुतः इनकी कुंडली में राहु कर्क के बैठे हैं जो इतना ज्यादा व्यक्ति को बैलेंस करेंगे, क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति देखिए त्रिकोण में शुभग्रह होकर के शुभग्रह की राशि में बैठा है, जिसपे दो दो शुभग्रहों की दृष्टि है। केतु की दृष्टि इनको इतना ज्यादा अनुभवी बना देगी कि व्यक्ति अपनी छोटे से शैशवावस्था से ही अपनी जिम्मेदारी उठाने में काबिल और उठाने के काबिल हो जाता है। जहां व्यक्ति अपने माता और पिता से हमेशा ही कनेक्टेड होता है, जहां व्यक्ति अपने माता और पिता के स्वप्न को लेकर के बहुत ही जागृत होता है और बहुत ही सेंसिटिव भी होता है। छोटी छोटी बातों पे गौर करना, एक एक चीजें जो कहाँ रखी हैं ऑब्जर्वेशन के साथ किस तरीके से उसको सलीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें बहुत ही सूक्ष्मतया व्यक्ति दृष्टिपात करता है और इनके जीवन को बहुत ही सूक्ष्मता समझना, सूक्ष्मतया से देखा जा सकता है। जो व्यक्ति प्रत्येक चीज को बहुत ही गंभीरता से विचार करता है और वस्तुतः ज्ञान के पीछे, कुछ सीखने के पीछे लालायित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12 में बैठ करके वापस नई दृष्टि से इसको देख रहे हैं, जहां व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे चिंतन, मनन और अभ्यास करके लगातार जो चीज इनको ना आती हो उसको भी अपने बना लेने का प्रयास, अपना बनाने का प्रयास इनको हमेशा ही उसमें सफलता देती रहेगी। इस वजह से कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि ये मुझे नहीं आए या मुझे ये नहीं होगा। ये इतनी बातें मैंने बताई। अब यहाँ पे मैं इनकी कुंडली में पहले ये बात दिखता हूँ कि इनकी कुंडली में कर्म क्षेत्र कैसा है। जैसे दशमांश कुंडली को अध्ययन में अगर रखते हैं तो लग्न के अधिपति का दशम में जाना और दशम भाव के अधिपति यही शुक्र बैठे हैं और शनि यहाँ पे बैठे हैं। व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के हमेशा ही थोड़ा सा उन्मादी होगा। यानी कि उन्मादी कहने का मतलब है कि वो उसमें लगातार और हमेशा ही नई सफलता जोड़ना चाहता है। ये शनि इनको अनुशासित रखेंगे। मैंने इसीलिए अनुशासन शब्द का जो है वो इस्तेमाल करा था, क्योंकि दशम भाव पे शनि की दृष्टि है और वस्तुतः सूर्य और शुक्र पे शनि की दृष्टि इनको कहीं ना कहीं बहुत ही अवलोकन करने वाला और सूक्ष्म अवलोकन करने वाला बना देंगे। ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट जिसको कहा जा सकता है। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपने प्रत्येक गतिविधि को और अपनी कमियों पे काम करने वाला होता है और किसी भी तरीके से उसको कोई भी असफलता स्वीकार्य नहीं है। इसी वजह से मैंने वो बात कही थी कि व्यक्ति अपने प्रोफेशनल कैरियर को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लेना चाहता है और उस पर किसी भी तरीके का दंश झेलना नहीं चाहता।
वो उसको किसी भी तरीके से कमजोर होने नहीं देना चाहता। और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए उस करियर को बचा करके रखना चाहता है क्योंकि उसके सामने उसके माता और पिता के स्वप्न उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसा इसलिए होता है। और मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव पे चंद्रमा बैठे हैं। राहु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है, राहु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य है। राहु की दृष्टि शुक्र पे जा रही है, गौर करिए, राहु की दृष्टि शुक्र पे जा रही है और राहु की दृष्टि शुक्र पे जा रही है। ये शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि व्यक्ति को सुंदर बनाए, आकर्षक, मनमोहक और बहुत ही ज्यादा चिरंतन सुख को देने वाला बना दे। यहां व्यक्ति के विचार बहुत ही ज्यादा अनुभवी, व्यक्ति की वाणी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त और प्रसन्नता देने वाली, और साथ ही साथ यहां एक अद्भुत तरीके का तालमेल बिठा लेता है व्यक्ति किसी के साथ अपने अनुभवों के आधार पे। वो सामने वाला जो जहां तक सोच सकता है, ये शुक्र के पास ना सूंघने की शक्ति होती है। तो शुक्र से जो लोग प्रभावित होते हैं वो वस्तुतः दूसरे के गले में चल रही बात, दूसरे के दिमाग में कौन सी बात चल रही है उसको समझने की दिव्य शक्ति होती है इनके पास। अब यहां रोक करके आपको मैं इनके पंचांग से आपका दर्शन करा देता हूं। इनकी कुंडली में चैत्र माह में ही जन्मी है, इस वजह से सबसे पहले तो अनुभव बहुत बेहतर होता है। उत्तरायण में जन्मी है, इस वजह से आत्मबल बहुत अच्छा होता है क्योंकि सूर्य भी 12वें में उच्च के हैं। ईगो है, वो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक नेचर होगा, और पर वो व्यक्ति को कई बार बैलेंस भी करवा देगा क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव है। दरअसल वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण प्रेमी किस्म और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। अगर ये बात कमजोर पड़ जाती तो निसंदेह मैंने जितनी भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी थी, जितनी भी प्रशंसा करी थी, वो सब गुड़ गोबर हो जाता। लेकिन इस कुंडली को बचाना, इस कुंडली को सही दिशा में लेके जाना और इस कुंडली को सही डायरेक्ट करना, ये चंद्रमा के कारण ही फलीभूत हो पाता है। अन्यथा तो ये मुश्किल था क्योंकि इस चंद्रमा के अधिपति जो बैठे हैं, चंद्रमा जिस राशि में, उसके अधिपति उसको देख रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा बैठा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि के अधिपति कहां बैठे हैं। आपको एक बात मैं बताऊं, दरअसल ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण होता है, आप उसको कितनी मजबूती से देख पाते हैं। मैं एक बात जहां तक समझता हूं कि चाहे व्यक्ति कितनी भी महारत हासिल कर ले, अगर उसका चंद्रमा अनएस्टेब्लिशमेंट में जा रहा है या दिक्कत में जी रहा है तो व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं पीड़ित करेगा, क्योंकि वही एक आधार स्तंभ बना देता है जो व्यक्ति के जीवन को सफलता के शिखर तक ले जाकर के चमका देता है। अन्यथा तो बाकी के ग्रह सब किंचित मात्र परिणाम देने में मुंह ताकते ही हैं चंद्रमा का। अगर वो कमजोर तो सारी चीजें कमजोर। ये सबसे अच्छी बात है इस कुंडली की। और दूसरा, अगर आपका जन्म सोमवार को हुआ है तो यकीनन आपको यह भरोसा करना होगा कि आप झगड़ालू नहीं है और व्यक्ति सेटलमेंट करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले तो शुक्र से प्रभावित है, ऊपर से वो शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, और दूसरा उस पे गौर करिए, पराक्रम भाव के अधिपति जो कि जन्म कुंडली में पंचम भाव में आकर के उसको देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कम्युनिकेट करना, इंटरनेट से जुड़ करके काम करना, किसी भी तरीके से अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होना और बहुत ही ज्यादा इमोशन से कनेक्ट होना। सेंटिमेंटल अटैचमेंट व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है, सबको पकड़ के रखना चाहता है और किसी के बारे में भी बहुत अच्छी राय रखता है। वो किसी के बारे में भी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता है और किसी के बारे में भी जजमेंटल नहीं होता है। ये आम व्यक्ति की सबसे आसान सी समस्या होती है, जहां हम खुद को नहीं पहचान पाते और दूसरे के बारे में निर्णय सबसे पहले ले बैठते हैं। खुद को ना तो देखा, खुद को ना तो पढ़ा, और सामने वाले के बारे में लच्छेदार अंग्रेजी में दो टूक में उसकी कमजोरी बता दी। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, हस्त नक्षत्र, व्याघात योग, जहां थोड़े बहुत समस्याओं के साथ व्यक्ति जीवन जिएगा, दूर रहेगा, परेशान भी रहेगा, चिंता भी करेगा, घर परिवार की चिंता उसको सताएगी, पर फिर भी कई बार वो इससे दो चार होता रहेगा। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण संतुलन बनाना, शुद्ध सात्विक माहौल और शुद्धता से पसंद जीवन जीना, ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातें हो सकती हैं। जहां व्यक्ति सबको आसानी से अपने आप में कोरिलेट कर लेता है और सबको आसानी से अपने मन की बात बता पाता है। सुनना, समझना और अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। ये मुझे इस कुंडली की सबसे कमजोरी वाली बात क्या होगी? इस कुंडली में सबसे कमजोर ये केंद्र खाली है।
इसी के कारण व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। वस्तुतः दूर जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, आपके पास ऐसे चैनल मिलते ही नहीं है, क्योंकि आपको यहां रह करके भी आप असफल होते, इस वजह से ये कुंडली दूर जाती है। चतुर्थ भाव के अधिपति 12 में, सप्तम भाव के अधिपति 12 में, लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में पापी ग्रह में, और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति 12 में। तो सारे ग्रह 12 में, और व्यक्ति घूम घूम करके, और कई बार व्यक्ति सबको एक साथ जोड़ करके ही, चाहे कितना भी दूर रहे, वो सबके साथ कनेक्टेड रहता है और वेल कनेक्टेड रहता है। ये एक अच्छी बात है। शुक्र रेवती के, अनुभवी, बुध उत्तरा भाद्रपद के, और मैं समझता हूं कि व्यक्ति के पास ये कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ करके काम करने वाला, मेडिकल सेक्टर में काम करने वाला, और कई बार व्यक्ति को जो है वो शनि भरणी के हैं, शुक्र भरणी के, शुक्र जो है वो रेवती के, शनि भरणी के, मंगल भरणी के, गुरु भरणी के, और सूर्य अश्विनी के। सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति जो है वो कई बार अपने हिसाब से काम करना चाहेगा, वही इसको जो है वो हठी जिद्दी कुशल बना सकता है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र के। और व्यक्ति जो है वो कई बार परिवार का संपूर्ण बोझ अपने ऊपर, अपने माथे लाद लेता है। ये बात भी है जो उसको जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। मंगल, शनि और गुरु, ये तीनों व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको भर देगा, या उसको हमेशा ही देता ही रहता है, कभी भी लेने के बारे में नहीं सोचता। राहु पुष्य के बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं भाग्य को बल दे रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है। वो बैठे हैं कमजोर, पर देख हर जगह अच्छे रहें, यानी कि शनि की दशा जातक की कुंडली के लिए कमजोर नहीं होगी। वैसे भी वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि भाग्य और दशम के अधिपति होते हैं, 12 में बैठे हैं, बाहर रह करके ही काम करना चाहिए। और वैसे जिस राशि में ये गुजर रही है, कन्या राशि के ऊपर, अभी ना तो ढैया है, ना तो 7.5 का कोई प्रभाव है। कर्म क्षेत्र के प्रभाव में व्यक्ति बाहर रह के कुछ भी काम करे। दशमांश कुंडली में सूर्य और शुक्र का बैठना, यह अद्भुत बात। शनि का देखना थोड़ी बहुत कमजोरीपन का शिकार जरूर करवा दे। गुरु और केतु का बैठना, व्यक्ति खुद का भी काम कई बार अगर चाहे तो कोई अपना जरूर ही आरंभ कर सकता है। धन की कभी समस्या चंद्रमा होने नहीं देंगे। राहु आपको कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला भी बना सकते हैं, इस वजह से राहु की दशा में बार बार बदलना और छोड़ना, इसको पकड़ना पड़ेगा। बुध नीच के हैं, अपडेट होता होना होगा और होते रहना होगा। और मंगल यहाँ बैठे हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में धर्म, आपके जीवन में अध्यात्म, आपके जीवन में धर्म के प्रति एक अलग भाव और अपने पराक्रम के बल पे व्यक्ति अपनी रिकॉग्निशन हासिल कर लेता है। ये मंगल का यहाँ का ये परिणाम जरूर होगा। भाग्य भाव में केतु का बैठना व्यक्ति को भाग्यशाली और धार्मिक बनाएंगे, और यहाँ के अधिपति का यहाँ देख लेने से और भी ज्यादा ये अच्छी बात होगी। व्यक्ति के पास भाग्य है, व्यक्ति के पास प्राप्त करने के योग हैं, बाहर रह करके धन कमाने के योग हैं, लग्नेश सब कुछ देने वाले बन रहे हैं, धन भाव के अधिपति सब कुछ प्राप्त करा देते हैं, राहु पराक्रमी बनाएंगे, चंद्रमा प्रेम और प्रेम देने वाले, दाम्पत्य कभी भी टूटेगा नहीं और सुंदर दाम्पत्य मिलता है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। यहाँ पे भी जब आप गौर करेंगे तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और मंगल की दृष्टि, शनि मंगल चंद्रमा और सूर्य, ये थोड़ी बहुत कमजोरीपन की स्थिति में लेके जाते हैं, जो ये व्यक्ति को कहते हैं कि जब तक बेहतरीन कुंडली न मिल जाए तब तक विवाह रोक दिया जाए। लेकिन लग्नेश उच्च के हैं, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि दरअसल गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। यहाँ पे गुरु जो है वो 1 नंबर में बैठे थे 12 में, और यहाँ पे गुरु 6 नंबर में। कई बार व्यक्ति जो है वो अपने मेहनत के बल पे करना तो चाहता है, पर कई बार उसमें कमजोरी भी दिखेगी, यानी कि कई बार अंक कम मिले, घसीटी ज्यादा हो, पर ये राहु की दशा के कारण ज्यादा हो रहा होगा, इसका भी एक प्रमाण मिल रहा है। ये अपना बेसिक नेचर प्ले कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है। 2032 तक आपकी कुंडली में ये चीजें चलती रहेंगी, जहां मन व्यथित होता रहे, थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत बंदी रहे, पर उसके अतिरिक्त की बात अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु और भी ज्यादा आपको बेहतर करेंगे 2034 वाली दशा में, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। चलित कुंडली में भी कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे हैं, और मैं इसे अच्छा कहूंगा, क्योंकि अगर वो बदल जाते तो शायद थोड़े कमजोर या इधर उधर हो जाते, पर ये बहुत अच्छी बात है कि वो बदले नहीं है, स्टेब्लिशमेंट उनका ठीक हुआ है और ये अच्छी बात है। क्लियर है? लग्न के अधिपति का उच्च का होना धनी योग है, धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना धन योग है, पराक्रम के अधिपति का पंचम में आना थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, पर प्रेम रहे, पर मेहनत के बाद व्यक्ति को वो रिकॉग्निशन मिल जाती है। चतुर्थ भाव के अधिपति का माता के स्वास्थ्य को कमजोर, पर माता का सुख मिल जाता है। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, नीच का होकर के कम्युनिकेशन को कई बार व्यक्ति को उसके, जैसे बोलते हैं ना उसको कि क्या बोलते हैं
कि उसका जो धन है वो दूर रह करके ही वो कमा सकते हैं। घर पे आए तो कमजोरी बनी रहे या उसमें मशक्कत होती रहे। छठे भाव के अधिपति का उच्च का जाना, ये दारिद्र दोष, देन लेन से बचना चाहिए और खास करके कभी भी देना नहीं चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें जाना, कई बार व्यक्ति एडमिट नहीं कर पाता है कि हाँ ये है, हाँ वो है, ऐसा कहने में कई बार उसको दिक्कत होती है, या कई बार वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, खास करके उस व्यक्ति को जिसको वो बताना चाहता है, कई बार उसको दिक्कत होती है, तो इस पे आपको काम कर लेना चाहिए। अष्टम भाव के अधिपति का 12वें, गुप्त तरीके से किया गया प्रत्येक काम आपको सफलता दे सकता है, इसलिए चीजों को हाइड करना सीखना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का 12वें जाना, बाहर रहने के योग ज्यादा हैं और मैं समझता हूं कि आपको बाहर ही रहना चाहिए। दशम भाव के अधिपति भी बढ़िया हैं, नवम भाव के अधिपति भी अच्छे हैं, कमजोरीपन के साथ हैं, लेकिन वो दोनों ही जगह पे थोड़े बहुत, क्योंकि उनका नीच भंग हो रहा है तो मैं समझता हूं कि वो कमजोर नहीं है। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें हैं, धन देंगे, बाहर से ही व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और अपने नाम पे सारी चीजें सुख के रूप में भोग लेता है। ये आपकी कुंडली है। लग्नेश उच्च के, गुरु की दृष्टि है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे शनि मंगल बैठे हैं, व्यक्ति कई बार कुछ दलीलें देता है, कुछ कहता है विवाह के मामले में, पर कई बार उसकी सुनी नहीं जाती है, ये बात भी बनती है। अब आपकी कुंडली में क्या बताऊं? दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा सबसे ज्यादा अच्छे हैं, षडबल में शनि सबसे ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, बाकी के सारे ग्रह आपकी कुंडली में, मंगल और शनि थोड़े थोड़े कमजोर के साथ, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये सब अच्छे बैठे हैं। इसकी दशाओं में, जैसे मैं इस कुंडली में, जैसे वृषभ राशि है, लग्न में बनी है तो दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली के लिए 6 अंक अच्छा रहेगा, शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए नक्षत्र में रेवती अच्छे होंगे, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मकर और कुंभ राशियां, वृषभ राशि आपकी कुंडली के लिए अच्छी होगी और साथ ही साथ कन्या राशि अच्छी होगी। इस कुंडली के अतिरिक्त मैं और भी 2 चीज बता दूं तो ये कुंडली बहुत ही ज्यादा संतुलन के साथ आगे बढ़ती है। इसमें कोई भी जल्दबाजी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही ये व्यक्ति कर पाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए दशाओं के क्रम में बता दूं, शुक्र की दशा और बुध की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी, केतु की दशा बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी धर्म और अध्यात्म के मामले में, अनुभवों के मामले में। सूर्य, गुरु, शनि, मंगल पेट की समस्या कई बार दे सकते हैं और कई बार कमर आदि से संबंधित, या कई बार जो है वो गले के पीछे का दर्द व्यक्ति को परेशान कर सकता है। नेत्रों से संबंधित समस्या कई बार होती हैं, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। पेट आदि की समस्या भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। ये छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। अब क्या बताऊं, दशाओं के क्रम में और भी एक बार देख लेता हूं। होरा कुंडली, आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की दशाएं मेहनत ज्यादा करवाने वाली होंगी और उस दौरान व्यक्ति बहुत ज्यादा पा भी लेता है, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं जैसे गुरु, केतु, राहु, शनि, मंगल, बुध और चंद्रमा, ये सब आपकी कुंडली में बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही सस्ता और बहुत ही नारायण के नाम के साथ व्यक्ति यूं निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति के साथ धर्म है, क्योंकि गुरु और सूर्य बढ़िया बैठे हैं, मैं उसे खराब नहीं कहूँगा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।